हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब लोग। न्यू टॉपिक का नाम क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। अब देखिए, जैसे हमने ट्रेडमार्क्स के बारे में पढ़ा, पेटेंट्स के बारे में पढ़ा, कॉपीराइट्स के बारे में पढ़ा हमने, तो ऐसी एक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का। अब क्वेश्चन ये है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है। जैसे नेम सजेस्ट करता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी एक ज्योग्राफिकल एरिया है, उसको इंडिकेट करता है एक नाम। इट्स कॉल्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। आपने जैसे सुना होगा बनारसी साड़ी, ठीक है, बनारसी साड़ी। तो यहाँ पे गुड्स हैं कुछ, ठीक है, और साथ में क्या है, एक एरिया है। और गुड्स जो है वो क्या है, इंडिकेट करती है किसी एरिया के साथ, यानी कि जो गुड्स हैं उसका कनेक्शन किसी ज्योग्राफिकल एरिया के साथ है। बनारसी साड़ी मतलब साड़ी क्या है यहाँ पे, गुड्स, और बनारस क्या है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है। तो यानी ये जो बनारसी साड़ी का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है कि एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुड्स हैं यानी कि साड़ीज जो हैं, वो एक ज्योग्राफिकल एरिया यानी बनारस को इंडिकेट करती हैं। ठीक है, ऐसे क्या है कि दार्जिलिंग टी, जैसे दार्जिलिंग की चाय होती है, ठीक है, तो यहाँ पे दार्जिलिंग टी का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो चाय पत्ती है ये रेफर कर रही है एक ज्योग्राफिकल एरिया को, जिसका नाम क्या है, दार्जिलिंग। ठीक है, ऐसे ही आपने कई और नाम सुने होंगे, अमृतसरी नान। तो यहाँ पे जो नान है, खाने वाला जो नान होता है, आपको पता है, तो वो क्या है कि रेफर कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है किस चीज़ को, एक ज्योग्राफिकल एरिया को, यानी अमृतसर को। आपने ऐसी कोल्हापुरी चप्पल का नाम सुना होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे जो चप्पल है, ठीक है, वो किसको रेफर कर रही है, वो इंडिकेट कर रही है किस चीज़ को, एक ज्योग्राफिकल एरिया को, जिसका नाम क्या है, कोल्हापुर। ठीक है ना। तो ऐसे, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है कि यहाँ पे एक बात होती है गुड्स की, ठीक है, जो इंडिकेट करता है एक ज्योग्राफिकल एरिया को। ठीक है, तो यानी कि एक तो हमने ये पढ़ा कि एक तो जो, जैसे हमारे कोई इन्वेंशंस होती है, तो इन्वेंशन के हम क्या ले सकते हैं, पेटेंट। इन्वेंशन को पेटेंटेड करवाया जा सकता है। जो मार्क्स हैं, ठीक है, कुछ इंडिकेशंस हैं, मार्क्स हैं, तो मार्क्स को हम क्या करवा सकते हैं, उसको ट्रेडमार्क ले सकते हैं। ठीक है, मार्क का क्या ले सकते हैं, जैसे हमारे लोगो हैं या कोई मार्क है, तो उसका हम क्या ले सकते हैं, या कोई जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है, पेंटिंग टाइप ही है, तो उसको हम क्या करा सकते हैं, उसका ट्रेडमार्क ले सकते हैं। कॉपीराइट आपको पता ही है, जहाँ पे कुछ क्या है, हमारा वर्क है। ठीक है, जैसे हमारे कुछ राइट्स होते हैं, जैसे मान लो हमारी कोई वीडियो लेक्चर्स हैं, या हमारी कोई बुक है, ठीक है, या हमारा कोई लिरिक्स हैं, या हमने कोई म्यूजिक कंपोज किया है, ठीक है, या बुक ऑथर की है, तो उसको हम क्या है कि उसका कॉपीराइट्स ले सकते हैं। सिमिलरली क्या है कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ गुड्स होती हैं, एग्रीकल्चर गुड्स हो सकती हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हो सकती हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यानी कि, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो सकती हैं, एग्रीकल्चर गुड्स हो सकती हैं, नेचुरल गुड्स हो सकती हैं, जिसको क्या है कि हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन के तहत क्या है, उसके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पे बेटा एक कानून बना हुआ है यहाँ पे, और साथ में उसके रूल्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, चैप्टर बहुत लिमिटेड सा है हमारे सिलेबस में। ठीक है, तो एक्ट का नाम क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो सिमिलर इसके रूल्स हैं 2002। ठीक है, आपने केवल एक्ट का नाम याद रखना है, द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, और साथ में क्या है कि इसके जो रूल्स हैं 2002 में वो आए। ठीक है, यानी कि जब तक आपको पता है, जब तक क्या है कि रूल्स नहीं बनते, तब तक तो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकती। ठीक है ना। चलिए, तो पहला तो हो गया कि इसका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ठीक है, मैंने आपको समझाया। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि सर इसकी काहे को रजिस्ट्रेशन करवानी है। नाम है तो ठीक है, बंगाली बंगाली रसगुल्ला, जैसे एक केस लो चला था, तो उड़ीसा वाले, शायद उड़ीसा का केस था बंगाल के साथ। तो बंगाल के जो लोग थे, जो प्रोड्यूसर थे रसगुल्ले के, वो कहते हैं कि हाँ जी ये तो बंगाली रसगुल्ला है। वो कहते हैं उड़ीसा का है। तो बड़ा लंबा केस चला, तो लास्ट में ये पाया गया हाँ जी इसका जो ओरिजिन था इस रसगुल्ले का, वो बंगाल से हुआ था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे। ठीक है, इससे देखो क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो है एरिया है, ठीक है, इससे होता क्या है सर, इससे क्या हो जाएगा भाई, बंगाल का नाम हो गया या उड़ीसा का, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, पैसे तो वही कमाएगा जो क्या है कि प्रॉफिट, और जो सामान बेच रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता। इसमें ये होता है कि देखो, जैसे मान लीजिए एक बनारसी साड़ी है, तो बनारसी साड़ी में क्या होता है, केवल जो बनारस के जो प्रोड्यूसर, जो ऑथराइज यूजर्स हैं, ठीक है, कुछ लोग मिलते हैं, एक बंदे को ऑथराइज कर देते हैं, एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें से जो ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं, ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक व्यक्ति को ऑथराइज करते हैं भी, तू कर जा अप्लाई कर जोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए, जो रजिस्ट्रार है तो उसको अप्लाई कर दे। तो ठीक है, उसने अप्लाई कर दिया। अब जब अप्लाई हो गया, उसके बाद क्या है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी वो ठप्पा लगा के भेज देगा बनारसी साड़ी का। तो जो नाम यूज़ करना है जोग्राफिकल इंडिकेशन, वही कर पाएंगे जो ऑथराइज यूज़र है। जब एप्लीकेशन लगती है, एप्लीकेशन अप्रूव होती है, तो कुछ लोग ऑथराइज यूज़र होते हैं कि हाँ जी
ये लोग ही केवल क्या है कि इसका ये नाम यूज़ कर सकते हैं। केवल यही लिमिटेड लोग जो उसमें रजिस्टर्ड हैं, जो ऑथराइज यूज़र हैं, जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, जिसकी वैलिडिटी 10 साल की होती है, ठीक है, मैक्सिमम 10 साल की वैलिडिटी होती है, उसको रिन्यू भी करवाया जा सकता है फर्दर 10 साल के लिए, ठीक है। तो कहने का भाव ये हुआ कि जहाँ पे क्या है कि आप कोई ऐसा नाम यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ऑथराइज यूज़र होना पड़ेगा। केवल जो ऑथराइज यूज़र ही हैं, ठीक है, केवल जो ऑथराइज यूज़र हैं, केवल वही क्या है कि ये जोग्राफिकल इंडिकेशन का जो रजिस्ट्रेशन जो मार्क है वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई यूज़ कर सकता है। जैसे दार्जिलिंग टी है, ठीक है, दार्जिलिंग टी है, चलो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, मार्केट से चाय पत्ती खरीदनी शुरू की, 50 किलो पत्ती ली, उसको पैकेट बनाए 100-100 ग्राम के, मार्केट में बेचने शुरू कर दिए, उस पर लिख दिया दार्जिलिंग टी। तो मेरे खिलाफ केस बनता है कि नहीं बनता? सर बिल्कुल बनता है आपके खिलाफ केस। तो दैट्स द केस, ठीक है। तो मतलब दार्जिलिंग टी जो वर्ड है वे केवल वही यूज़ कर सकते हैं जो क्या है कि जो ऑथराइज यूज़र होंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी यूज़ कर लेगा। तो यानी ये दार्जिलिंग टी जो है ये एक रजिस्टर्ड जोग्राफिकल इंडिकेशन है। दार्जिलिंग के जो टी प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने ये रजिस्ट्रेशन करवा रखी है इस जोग्राफिकल इंडिकेशन की, दार्जिलिंग टी की, ठीक है। तो वही उसके जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, जो जोग्राफिकल इंडिकेशन की रजिस्ट्रेशन है उसके तहत जो ऑथराइज यूज़र हैं, जो लोग ऑथराइज्ड हैं, ठीक है, केवल वही क्या है दार्जिलिंग टी का जो ब्रांड है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हर बंदा नहीं यूज़ कर सकता है इसको, ठीक है। तो समझ गए? तो मेरे खिलाफ केस बनता है जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के तहत, पनिशमेंट जेल जो भी है वो होगी, ठीक है। आपको ये समझ आ गया। अब आप कॉमन सेंस लगा लीजिए, सर जोग्राफिकल इंडिकेशन के फ़ायदे क्या हैं? समझ ही गए आप। तो अभी क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैंने इलीगल यूज़ किया था, अनऑथराइज यूज़ किया था, ठीक है, तो उससे को क्या है रोक दिया गया, मुझको पनिश किया गया। तो यानी कि जो जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट है, ठीक है, ये जो अनऑथराइज यूज़ होता है, जो अनऑथराइज यूज़ ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन है उस पर रोक लगाता है। तो प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज यूज़ ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन, पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा क्या है कि इनकी मार्केटिंग होती है। जो प्रोडक्ट है अच्छा होगा, मान लीजिए जो जोग्राफिकल इंडिकेशन का अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी है तो प्रोडक्ट केवल उस ब्रांड से बिकता है, उस नाम से बिकता है। बनारसी साड़ी लोगों के माइंड में छप जाता है कि दार्जिलिंग की चाय अच्छी होती है, ठीक है। तो ऐसे यानी कि बातें दिमाग में छप जाती है कि हाँ जी वहाँ का वो ब्रांड है तो ये तो अच्छा होगा। जैसे हम कहते हैं कि टाटा का ब्रांड है जी, वोल्टास अच्छा होगा, एसी अच्छा होगा, हिटाची का एसी अच्छा होगा। तो ऐसे ही क्या है कि जोग्राफिकल इंडिकेशन में जो ऑथराइज यूजर्स होते हैं उनको पता होता है कि ठीक है यार हम ही ये चीज़ बना रहे हैं, हम ही ये ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। तो हम अगर क्वालिटी घटिया देंगे, अगर हम ही क्वालिटी घटिया घटिया देंगे, ठीक है, इन्फीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचेंगे, मैन्युफैक्चर करके बेचेंगे, तो उससे क्या है कि हमारा ही नाम खराब होगा, हमारा ही धंधा चौपट हो जाएगा। तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो अपने नाम को खराब करेगा, कोई व्यक्ति अपने नाम को खराब नहीं करता, ठीक है। तो पहला ये था कि एक तो इससे क्या है कि जो प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज यूज होता है, दूसरा ब्रांड इमेज बनती है, आपकी जो प्रोडक्ट की जो है वो ब्रांडिंग हो रही है उस नाम से ही, ठीक है। तो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होती है, उसकी इमेज मार्केट में डेवलप होती है। उसके अलावा क्या है कि आपको एक्सपोर्ट करने में फ़ायदा होता है। जब देश में नाम बनता है तो जो कंपनीज होती हैं बाहर की वो भी देखती हैं कि हाँ भी यहाँ पे क्या प्रोडक्ट हैं जो अच्छे हैं, जो उनके देश में बेचे जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ भी सेल हो सकती है। तो उनके जो एजेंट होते हैं घूम रहे होते हैं उन बाहर की कंपनियों के, तो उनको लगता है कि हाँ जी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, तो बाहर फिर ये इंपोर्ट किया जाता है, यहाँ से हमारा क्या बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट भी बढ़ता है इससे, ठीक है ना। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। और अनऑथराइज यूज़ जो करता है उसके ऊपर क्या है या पेनल्टी है, पनिशमेंट वगैरह है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बेटा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो मैंने समझाया आपको जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक 1999 है। उसके अलावा क्या है, द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन रूल्स 2002। सिंपल याद रखिए, एक्ट का नाम 1999 है, रूल्स 2002 के हैं, ठीक है। एक्ट कब का है, 1999 का, रूल्स कब के हैं, 2002 के हो गए। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, जो मैंने समझाया आपको, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, देखो एक तो अनऑथराइज यूज को रोकना, पहला ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें, जो अनऑथराइज यूज है उसको रोकने का मेन मकसद होना चाहिए, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इज थ्री फोल्ड। पहला, एक स्पेसिफिक लॉ हो गया हमारे देश में, जिससे क्या है कि आप जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स को गवर्न करते हो, रेगुलेट करते हो कि हाँ जी इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है, इस तरीके से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। मान लीजिए आपने जोग्राफिकल इंडिकेशन के जो गुड्स हैं उसको रजिस्टर नहीं करवाया, जो जोग्राफिकल इंडिकेशन उसको रजिस्टर नहीं करवाते, तो डू यू एक्सपेक्ट कि आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी लॉ के तहत? ऑब्वियसली नो। तो देयर इज नो प्रोटेक्शन अगर आप जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर नहीं करवाते विद द रजिस्ट्रार अंडर दिस एक्ट।
तो कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो बाय स्पेसिफिक लॉ गवर्निंग द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स इन द कंट्री विच कुड एडिक्वेटली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ सच गुड्स, ठीक है। तो एक तरह से एक कानून है हमारा जो क्या है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स को गवर्न करता है, ठीक है। जिससे क्या है जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, इस ज्योग्राफिकल एरिया में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा मैंने बताया जो अनऑथराइज यूज़ है वो इसे रुकता है, जो अनऑथराइज यूज़ है वो रुकता है, सॉरी, टू एक्सक्लूड अनऑथराइज पर्सन फ्रॉम मिसयूजिंग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फॉर डिसेप्शन, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। देखो जब अनऑथराइज यूज ही रुक जाएगा तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है कि जो कंज्यूमर है वो भी प्रोटेक्ट होगा, ठीक है। जब अनऑथराइज यूज ही रुक जाएगा तो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन तो होगी ही होगी। टू एक्सक्लूड अनऑथराइज पर्सन फ्रॉम मिसयूजिंग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम डिसेप्शन, डिसेप्शन मतलब धोखाधड़ी से बचते हैं कस्टमर्स। लास्ट क्या है कि जो मैंने बताया कि गुड्स प्रमोट होती हैं, ब्रांडिंग होती है, एक इमेज बनती है कंपनी के प्रोडक्ट्स की, जिन लोगों के ये प्रोडक्ट्स हैं उनकी, ठीक है। टू प्रमोट गुड्स पेयरिंग इंडियन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन द एक्सपोर्ट मार्केट, ठीक है। तो थ्री फोल्ड के बेनिफिट्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो एक स्पेसिफिक लॉ है जो गवर्न करता है जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में, जिससे क्या है कि उनके प्रोड्यूसर के जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि इससे एक्सपोर्ट बढ़ता है, ठीक है। पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया का जो गुड्स हैं, ठीक है, उसका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ता है। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो अनऑथराइज पर्सन है उनका क्या है कि उनको प्रिवेंट किया जाता है अनऑथराइज यूज से, ठीक है। इसके आगे एक और बढ़ते हैं, एक सेकंड रुकिए। बेनिफिट्स, ठीक है, इससे मिलता जुलता टॉपिक हो गया, ऑब्जेक्ट के साथ ही हो गया बेनिफिट्स, ठीक है। तो पहला क्या है बेनिफिट्स, ये सेकंड नंबर पेज पे ही है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन इंडिया। पहला क्या है कि प्रोटेक्शन मिलती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस को। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब वही असमी चाय होगी, दार्जिलिंग टी हो गई, बनारसी साड़ी है जैसे, तो ये बनारस है, ठीक है, या दार्जिलिंग है, ठीक है। ये सब क्या है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इस प्रिवेंट्स अनऑथराइज यूज ऑफ रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बाय अदर्स, ये हमने ठीक है डिस्कस किया अभी। एक लीगल प्रोटेक्शन मिल गई, ठीक है। जो प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ पे उनको एक लीगल प्रोटेक्शन मिलती है और इसके अलावा फिर वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर भी। इट प्रमोट्स इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ज्योग्राफिकल टेरिटरी, बिल्कुल सही बात है। उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, उन एरिया की क्या होती है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होती है, क्योंकि वहाँ के उस एरिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी गुड्स जो हैं वो बिक रही होती हैं, ठीक है ना। चलिए ये आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम शुरू से। तो हमने देखा अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या हो गया, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 और रूल्स क्या है 2002 हो गया हमारे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट भी हमने देख लिए। ऑब्जेक्ट क्या देखे हमने, थ्री फोल्ड इसके ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। एक तो अनऑथराइज यूज़ को प्रिवेंट करना है, ठीक है, ये एक कानून है जो गवर्न करता है यूज़ ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। और लास्ट क्या है कि इससे एक एक्सपोर्ट प्रमोट होता है, प्रमोशन ऑफ गुड्स होता है, ब्रांडिंग होती है गुड्स की, जिससे क्या है कि कल को एक्सपोर्ट भी होता है। तो लास्ट में हमने बेनिफिट देखा कि इससे उस एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उस ज्योग्राफिकल एरिया में जहाँ की ये गुड्स हैं या ठीक है गुड्स हैं, ठीक है, उस एरिया की क्या है प्रोस्पेरिटी बढ़ती है वहाँ की, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आर दार्जिलिंग टी का केस लो भी है बड़ा शानदार, वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। दार्जिलिंग टी हो गया, ठीक है, कांचीपुरम सिल्क साड़ी हो गया, अल्फेंजो मैंगो, नागपुर ऑरेंज, कोल्हापुरी चप्पल, बीकानेरी भुजिया, ठीक है, आगरा पेठा, ठीक है, आगरा सुना आगरे का पेठा बड़ा मशहूर है, ठीक है। कुदरती आई एम लकी कि इसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई हैव यूज्ड इन माय लाइफ, ठीक है, टिल नाउ। आगे देखो, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो चलिए आप डेफिनेशन देखते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन रिलेशन टू गुड्स मीन्स एन इंडिकेशन विच आइडेंटिफाई सच गुड्स एज एग्रीकल्चर गुड्स, ये एक इंडिकेशन है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया का इंडिकेशन है, जो क्या है कि इसमें आती क्या है गुड्स हैं, इसमें कौन सी मैंने बताया था एग्रीकल्चर है या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो सकती हैं या नेचुरल गुड्स हो सकती हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर गुड्स या नेचुरल गुड्स या फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एज ओरिजिनेटिंग। अब ये क्या है कि उस पर्टिकुलर कंट्री की उस टेरिटरी में, हम तो इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, इंडिया की एक पर्टिकुलर टेरिटरी में
गुड्स ये प्रोड्यूस की गई हैं या मैन्युफैक्चर की गई हैं, ठीक है। और मैन्युफैक्चर इन द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री और ए रीजन और लोकेलिटी। हो सकता है कि एक पूरे ये देश की बात कर रहे हैं, मेड इन इंडिया है जी, ये जोग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, ठीक है। या फिर अब मेड इन इंडिया में भी एक पर्टिकुलर एरिया है कि उस एरिया की एक जोग्राफिकल इंडिकेशन ले रखा है। बंगाली रसगुल्ला, अभी हमने इस तरह की एग्जाम्पल ली, ठीक है, अल्फेंजो मैंगो, ठीक है ना। इन द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री or the region or locality in that territory where a given quality, reputation or other characteristics of such goods is essentially attributable to its geographical origin, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए क्या है, यहाँ पे अब इसमें मेन फोकस किस पे है कि हाँ जी इस पर्टिकुलर एरिया की ये गुड्स है, उसकी एक गिवन क्वालिटी है या रेपुटेशन है या ये करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। गिवन क्वालिटी, रेपुटेशन और अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच गुड्स, यानी कि ऐसा नहीं कि ठीक है आप खाली उस एरिया में बना रहे हो, तो ये भी हो जाता है कि हाँ जी उस एरिया में जो ये गुड्स बनती हैं उसकी ये क्वालिटी है, ये करेक्टरिस्टिक्स है, ये असेंशियल है इस प्रोडक्ट के, ये रेपुटेशन है उस प्रोडक्ट की, ठीक है, जो असेंशियली एट्रिब्यूटेबल है उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल ओरिजिन को। हाँ जी इस एरिया का जो आम है उसकी ये क्वालिटी होती है, ठीक है। जैसे आपने आम के बारे में सुना होगा, मैंगो सुनना नहीं है, दशहरी आम, लंगड़ा आम, ठीक है, तो ऐसे नाम होते हैं आम के। तो यानी कि देखो उस नाम से ही क्वालिटी झलक जाती है, हाँ जी ये आम होगा इस क्वालिटी का होगा, ठीक है ना। एंड इन केस वेयर सच गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ ईदर, देखो जहाँ पे गुड्स सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड मतलब जो मशीनी प्रोसेस की तरह बनाई जाती हैं, जहाँ पे गुड्स बेटा क्या है मैन्युफैक्चर्ड है, तो वहाँ पे जो वन ऑफ द एक्टिविटीज़ क्या होती है, प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है या उसकी प्रोसेसिंग की जो एक्टिविटी है या प्रिपरेशन ऑफ गुड्स हैं, जैसे कि पैकिंग वगैरह हो गया, उस पर्टिकुलर रीजन में या टेरिटरी में या फिर लोकेलिटी में हो रही है, ठीक है। मान लो सारी की सारी प्रोसेस उस एरिया में नहीं हो रही, ठीक है, तो कम से कम कोई एक आधी एक्टिविटी जैसे प्रोडक्शन है या फर्दर प्रोसेसिंग है या प्रिपरेशन ऑफ गुड्स हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया में हो रही है, ठीक है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जैसे कंपनीज बाहर की हैं, चाइना की हैं, रियलमी वगैरह, ओप्पो वगैरह, तो यहाँ पे क्या होता है खाली गुड्स असेंबल होती हैं, सारा सामान चाइना से आ रहा होता है, कंपनी बाहर की है, यहाँ असेंबल किया चल गई मेड इन इंडिया, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सारा कुछ यहीं पे हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या प्रोसेसिंग हो रही है या फर्दर प्रेपरेशन हो रही है गुड्स की इस पर्टिकुलर टेरिटरी में, रीजन में या लोकेलिटी में, ठीक है। इन केसेस वेयर सच गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ ईदर द प्रोडक्शन और ऑफ प्रोसेसिंग और द प्रेपरेशन ऑफ गुड्स कंसर्न टेक्स प्लेस इन सच टेरिटरी, रीजन और लोकेलिटी एज द केस में बी। फिर कहते हैं कि एनी नेम विच इज़ नॉट द नेम ऑफ कंट्री, अब ये ध्यान से समझना, हो सकता है कि कोई ऐसा नाम जो किसी कंट्री का नाम नहीं है, जैसे इंडिया, चाइना, अमेरिका, देन रीजन और लोकेलिटी ऑफ दैट कंट्री शैल आल्सो बी कंसिडर्ड एज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। वो तो हमें पता ही है, जरूरी थोड़ी ना है कि जैसे हर जगह पे मेड इन इंडिया होगा या मेड इन चाइना या यूके होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि पर्टिकुलर एरिया को भी हम रेफर करते हैं, जो हमने अभी इतनी सारी एग्जाम्पल्स ली हैं, कोल्हापुरी चप्पल हो गया, दार्जिलिंग टी हो गया, ठीक है, ये क्या था, बंगाली रसगुल्ला, ये एक पर्टिकुलर एरिया को, लोकेलिटी को हम रेफर करते हैं इन द जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। इफ इट रिलेट्स टू ए स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया एंड इज यूज्ड अपॉन और इन रिलेशन टू ए पर्टिकुलर गुड्स originating फ्रॉम दैट कंट्री, रीजन और लोकेलिटी एज द केस में बी, ठीक है। तो याद रखिए कि जोग्राफिकल एरिया में खाली ये नहीं कि इस पर्टिकुलर एरिया को कवर करते हैं, ये कंट्री हो सकती है, ठीक है। देखो ऐसा होता है ना, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा, तो मेन क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीमेंट्स हो रखे हैं कि हम आपकी गुड्स को प्रोटेक्शन देंगे, आप हमारी गुड्स को प्रोटेक्शन दो, ठीक है। मान लो कोई गुड्स मेड इन यूएस है, मेड इन यूएसए है, ठीक है, मेड इन यूएसए है, जैसे मान लो मेरे पास कैमरा है एक, ये क्या है कि मेड इन यूएसए है, तो अब मान लीजिए हम जो मेड इन यूएसए प्रोडक्ट है उसकी यहाँ कॉपी मार के बेचने लग जाएं, उसी प्रोडक्ट का कॉपी करके यहाँ बेचना शुरू कर दें, यानी कि यूएसए के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम यहाँ पे प्रोटेक्शन ना दें, है क्या यूएसए क्या एक जोग्राफिकल इंडिकेशन है। अब दिमाग लगाइए कि अगर हम उनको प्रोटेक्शन ना दें, कल को वो भी यही कुछ करेंगे, हमारे देश की जो गुड्स है बना बना बेच देंगे वहाँ पे उस पर डुप्लीकेट कॉपी, तो फिर हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या बेनिफिट रह गया। तो मतलब कॉरस्पॉन्डिंग होता है, गिव एंड टेक पॉलिसी होती है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, गिव एंड टेक पॉलिसी होती है कि हाँ जी आप हमारी गुड्स को प्रोटेक्ट कीजिए, आप हमारे जोग्राफिकल इंडिकेशन को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है, हमारे ट्रेडमार्क को, पेटेंट को, कॉपीराइट को प्रोटेक्ट कीजिए, वैसे वैसा हम करेंगे,
ठीक है। सिमिलरली हम आपके जो गुड्स हैं, उनके जो ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। मान लीजिए कि जैसे चाइना से गुड्स आती हैं, चाइना की मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा नेशनलिस्टिक होते हैं। ठीक है, कि हाँ जी हमें तो बस मेड इन इंडिया चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे ऐसे धोखाधड़ी होनी शुरू हो जाए कि चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर हम लिख लिख के बेचना शुरू कर दें कुछ लोग कि मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो क्या इसमें होगा बताइए। ठीक है। तो यानी ये चीज़, चलो एक तो ये तो चलो फ्रॉड हो गया, छोड़िए इस चीज़ को। दूसरी मेन जो मुख्य बात है यहाँ, मेन बात है वो ये है कि यानी कि अगर हम उनके प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो हमारी कुछ वहाँ पहुँच जाती हैं, तो वो क्या हमें प्रोटेक्शन देंगे? नहीं देंगे। तो मुद्दा ये है यहाँ पे, जोग्राफिकल इंडिकेशन का जो मुद्दा है वो ये है कि हमें यहाँ पे जो गुड्स हैं उसको प्रोटेक्शन देनी है, जैसे वो किसी पर्टिकुलर कंट्री से हो सकता है बिलोंग करती हैं, या किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करती हैं, पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करती हैं, पर्टिकुलर लोकेलिटी से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो वर्ड याद रखिएगा ये। ठीक है, कंट्री हो सकता है, कोई लोकेलिटी है, कोई रीजन है। ठीक है, कंट्री जैसे इंडिया हो गया, रीजन हो गया नॉर्थ हो गया, जैसे लोकेलिटी हो गया मतलब पर्टिकुलर एरिया ही हो गया, जैसे आगरा का पेठा था अभी। ठीक है, ऐसे। ठीक है जी। चलिए, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कुछ हद तक। चलिए, नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो पढ़ के है। अब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है? एक इंडिकेशन है। ठीक है, एक क्या है कि इंडिकेशन है जो इंडिकेट किस चीज़ को कर रहा है। यहाँ भी एक गुड्स जो है मैन्युफैक्चर्ड हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर गुड्स हैं या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं या प्रोड्यूस गुड्स हैं। ठीक है, वो इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर एरिया से, लोकेलिटी से, कंट्री से बिलोंग करती हैं। ठीक है, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे हमने अभी देखा कि इसकी जो प्रोडक्शन है, प्रोसेसिंग है, प्रिपरेशन है, तो वो क्या है कि इंडिकेट करती है एक पर्टिकुलर कंट्री को, एरिया को, लोकेलिटी को, टेरिटरी को। ठीक है, ऐसा। इट इज़ एन इंडिकेशन, इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम ए डेफिनेट जोग्राफिकल टेरिटरी। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है कि वही जो हम पढ़ के हैं सेम वही है, नया कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये मीनिंग पहले डेफिनेशन थी एग्जैक्ट, अब थोड़ा सा मीनिंग सिंपल लैंग्वेज में आ गया। इंडिकेशन है जो क्या है कि यहाँ भी इस बात का है कि ये जो गुड्स हैं कि यहाँ भी जो डेफिनेट जोग्राफिकल टेरिटरी से बिलोंग करती हैं। इसका मकसद क्या होता है कि गुड्स को आइडेंटिफाई करना कि ये गुड्स कहाँ की हैं। ये जो गुड्स हैं एग्रीकल्चर हैं या मैन्युफैक्चर्ड हैं या नेचुरल गुड्स हैं, इस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया की हैं। ये एग्रीकल्चर, नेचुरल या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हो सकता है कि प्रोडक्शन हो या प्रोसेस जो प्रिपेयर्ड हो इन दैट टेरिटरी। एक स्पेशल आपको हमने देखा था कि यहाँ पे गुड्स की क्या है, कुछ स्पेशल क्वालिटी है, उसकी रेपुटेशन है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं एक पर्टिकुलर एरिया से जो बिलोंग करते हैं, उस पर्टिकुलर जो जोग्राफिकल इंडिकेशन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, गुड्स का मतलब क्या है? मैनी एग्रीकल्चर नेचुरल गुड्स हो सकती हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या एनी गुड्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट और ऑफ इंडस्ट्री एंड इंक्लूड्स फूड स्टफ। तो फूड स्टफ क्या है? जैसे ठीक है, कुछ खाने पीने वाली चीज़ें होंगी जैसे। ठीक है, अगर आप पूछो कि चाय, चाय एक फूड स्टफ है, तो देखिए इसमें नहीं है चाय फूड स्टफ। एक असेंशियल कमोडिटीज एक्ट है हमारे देश में। असेंशियल कमोडिटीज एक्ट ये कहता है कि जो चाय है इसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती और ये फूड स्टफ नहीं है। ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट क्या बोलता है कि जो टी है, चाय है, इसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, तो ये किसी प्रकार का क्या है, कोई न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड नहीं करता। दैट्स वाई इट्स नॉट अ फूड स्टफ। ठीक है, इंडिकेशन क्या है कि इंडिकेशन क्या है? एक नाम है, हम नाम से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, या कोई जोग्राफिकल है, जोग्राफिकल एरिया है, या कोई एक फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ देम। जैसे मान लो फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन क्या है, किसी किसी देश का मान लीजिए कोई फ्लैग, फ्लैग कहीं हो गया। जैसे कोई मान लीजिए किसी देश का एक कोई, जैसे कोई कलर है, जो किसी कलर कॉम्बिनेशन है जो किसी देश को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ भी ये कलर कॉम्बिनेशन कौन यूज़ करता है? कोई पर्टिकुलर कंट्री होती है, यूज़ करती है। उस प्रोडक्ट में वो कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया जा रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, इंडिकेशन इंक्लूड्स एनी नेम, जोग्राफिकल और फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ देम कन्वेइंग और सजेस्टिंग द जोग्राफिकल ओरिजिन ऑफ गुड्स टू विच इट अप्लाइज। ठीक है, तो क्या है ये? कोई नाम हो सकता है, किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं, किसी नाम को, या किसी जोग्राफिकल या फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन हो गया, या उनमें से कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, नाम प्लस जोग्राफी हो गया जैसे। ठीक है, कन्वेइंग और सजेस्टिंग दैट जोग्राफिकल ओरिजिन ऑफ गुड्स टू विच इट अप्लाइज। ठीक है, जैसे हमने बताया कि अल्फेंजो अपना कोल्हापुरी चप्पल, चप्पल एक गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोल्हापुरी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल इंडिकेशन को, जोग्राफी इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना। चलिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन हमारे देश में। ठीक है, दार्जिलिंग टी है,
ठीक है, ये शब्द जो है और प्लस लोगो है, ये दोनों रजिस्टर्ड हैं। दार्जिलिंग टी, ठीक है, पोचमपल्ली इक्कत, सलेम फैब्रिक, चंदेरी साड़ी, सोलापुर चद्दर, सोलापुरी टेरी टॉवल, कोतपड़ हैंडलूम फैब्रिक, मैसूर सिल्क, कोटा डोरिया डोरिया, मैसूर अगरबत्ती, सॉरी, कांचीपुरम सिल्क, भवानी जमाकलम, कुल्लू शॉल, मदुराई सुंगुड़ी, ठीक है, ये सब देख लेना आप अच्छे से। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मधुबनी पेंटिंग्स हो गया, ठीक है, कश्मीरी हैंड नोटेड कारपेट है, उड़ीसा पट्टा चित्रा है, ठीक है, ब्रह्मपुर पट्टा, ठीक है, कोड़ा कुंबा, साड़ी एंड जोड़ा, ठीक है, रक्सी कॉर्पो कार्पो, एप्रीकोट ऑफ लद्दाख हो गए। कुछ भी आप इसमें से 3-4 एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, एग्जाम में आ गया लिख सकते हैं, जैसे दार्जिलिंग टी हो गया, मैसूर साड़ी हो गया, ठीक है, मैसूर सिल्क हो गया, ठीक है, और अपना, ठीक है, उसके अलावा आप ये मधुबन पेंटिंग्स याद कर सकते हैं, इजी जो है वो याद कर लीजिए। कुल्लू शॉल है, मदुराई एक मदुराई मधुर काठी है, ठीक है, ऐसे 4-5 कोई भी 3-4 कुछ भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, सोलापुर आपका चद्दर हो गया या सोलापुर टेरी टॉवल हो गया, ठीक है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ भी 3-4 याद कर लीजिए। और क्या, नेक्स्ट है इंडिकेशन, ठीक है, इंडिकेशन क्या है, जो हमने बात की यहाँ पे अभी, इंडिकेशन में क्या आ गया, ये सेम वर्डिंग रिपीट हो गई है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि इंक्लूड्स एनी नेम, जोग्राफिकल या फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ देम कन्वेइंग और सजेस्टिंग जोग्राफिकल ओरिजिन ऑफ गुड्स टू विच इट अप्लाइज, जो हमने अभी पढ़ा था। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में बनेगा क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन यही बनेगा बेटा, बेसिकली जो बनते हैं, एक तो जोग्राफिकल इंडिकेशन होता क्या है, इसकी कुछ एग्जाम्पल दो, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है, और प्रोहिबिशन कौन से केस में होती है, ठीक है, क्या इसमें कौन कौन से केसेस में जोग्राफिकल इंडिकेशन की जो रिस्ट्रिक्शन है दैट इज प्रोहिबिटेड, और एक बन सकता है कि जोग्राफिकल इंडिकेशन को रिस्ट्रिक्शन करवाने की क्या प्रोसेस है, ठीक है। चलिए, प्रोहिबिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ सडन जोग्राफिकल इंडिकेशन, सेक्शन 9 डील करता है रिस्ट्रिक्शन के रिगार्डिंग, जहाँ पे कहते हैं कि कौन से केसेस में आप प्रोहिबिशन है भी आप रिस्ट्रिक्शन नहीं करवा सकते, ठीक है, जहाँ पे क्या है कि जिससे जो यूज़ आप करते हो वो क्या है कि लाइकली टू डिसीव और कॉज कन्फ्यूज़न, ठीक है, जिससे क्या है कि लोगों को धोखा हो सकता है या कन्फ्यूज़न पैदा हो सकती है किसी प्रकार की, यार ये गुड्स तो वहाँ की है ही नहीं, ऐसा कुछ भी है, ठीक है, तो जहाँ पे कुछ धोखा पैदा हो सकता है या कन्फ्यूज़न पैदा हो सकती है तो वहाँ पे, या फिर जो यूज़ है ऐसे जोग्राफिकल इंडिकेशन का, ये क्या है, कॉन्ट्री टू एनी लॉ है, किसी कानून के खिलाफ है, कोई देश में कानून बना है उसके खिलाफ है, ठीक है, या कोई ऐसा कुछ मैटर है जो स्कैंडलस है या ऑब्सीन है, जानबूझ के आप कोई ऐसी चित्रकला करते हो, उसको रेफर करते हो उस एरिया को, जिससे क्या है कि जो ऑब्सीन मैटर है कि हाँ भी ये तो इस एरिया से बिलोंग करता है, यहाँ के राजा थे ऐसे करते थे वैसे कुछ कर दिया, ठीक है, तो जिससे क्या है कि जो धार्मिक भावनाएं हैं लोगों की वो भड़क सकती है, देश की किसी क्लास या सेक्शन की जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है वो, ठीक है, उकसाई जा सकते हैं, और जिसको क्या है कि विच वुड बी अदरवाइज भी डिसएंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन इन अ कोर्ट, इसको कोर्ट भी क्या है कि डिसएंटाइटल्ड मतलब किसी प्रकार की कोई प्रोटेक्शन नहीं देता जिन चीज़ों को, या फिर क्या है कुछ जेनरिक नेम्स हैं या इंडिकेशन है। अब ये क्या होता है, ठीक है, आगे मीनिंग भी बताया है जेनरिक नेम इंडिकेशन का, कहते हैं विच आर डिटरमाइन टू बी जेनरिक नेम्स। जेनरिक नेम क्या होता है, जो कॉमन यूज की चीज़ें हैं, जो एक नाम है जो कॉमनली यूज होता है, ठीक है, जैसे एक प्रोडक्ट का नाम है वो कॉमन हो चुका है, ठीक है, आप उसकी अब जोग्राफिकल इंडिकेशन लेंगे वो नहीं, ठीक है, जेनरिक नेम्स और इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एंड आर therefore not or cease to be protected in their country of origin or which have been fallen into disuse in that country, ठीक है, डिसयूज मतलब यूज होना ही बंद हो गया है, या तो देखो कोई नाम ऐसा है जो जेनरिक नेम है, ठीक है, जेनरिक इंडिकेशन है गुड्स का, या फिर क्या है कि उसको प्रोटेक्शन ही नहीं मिलती, जहाँ जिस 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 देश की वो चीज़ है, जिस देश का वो प्रोडक्ट है, जिस देश की वो गुड्स है, वहीं प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, या फिर वो यूज़ होना ही बंद हो गया है, फॉल इन टू डिसयूज इन दैट कंट्री। तो 3 पॉइंट इकट्ठे आ गए इसमें, एक तो जो जेनरिक नेम है या इंडिकेशन है, ठीक है, या फिर क्या है जिस देश का ये गुड्स थी उसी में ही प्रोटेक्शन नहीं मिलती इसको, थर्ड है जिसका यूज ही बंद हो गया है, जिस कंट्री की ये गुड्स है उस देश में अब यूज ही नहीं होती, तो हमारे देश में हमने यूज़ करनी शुरू कर दी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो अब वो कहते हैं कि हमें इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन की प्रोटेक्शन चाहिए, नहीं देंगे हम भाई, ठीक है, विच ऑल दो लिटरली ट्रू एज टू द टेरिटरी रीजन और लोकेलिटी इन विच द गुड्स ओरिजिनेट but falsely represent to the person that the goods originate in another territory, region or locality as the case may be। कहता है कि देखो बेशक कहता है गुड्स क्या है कि लिटरली ये ट्रू है
कि हाँ भी किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी, रीजन या लोकेलिटी से बिलोंग करती हैं, बट क्या है कि फॉल्सली रिप्रेजेंट टू द पर्सन, पर जो दिखा रहे हैं कि हाँ भी ये इन बंदों की हैं, जो ऑथराइज यूज़र ये हैं, तो वो गलत यूज़ कर दिखा रहे हैं। बेशक हो सकता है कि कुछ एक पर्टिकुलर एरिया से, कंट्री से बिलोंग कर रही है, पर्टिकुलर रीजन से या टेरिटरी से बिलोंग कर रही है, बट जो पर्सन जो रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो उसके लिए ऑथराइज यूज़र नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मतलब उनका पता ही नहीं कि ऑथराइज यूज़र कहाँ चले गए। ठीक है, तो ऐसा, तो इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है जी। तो क्या क्या हो गया, आप ऐसा जो यूज़ करते हैं जिससे क्या है कि कोई डिसेप्शन पैदा हो सकती है, या कन्फ्यूज़न पैदा हो सकती है, या लॉ के अगेंस्ट हो जाता है, या किसी के रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स है वो हर्ट होते हैं, या इसमें कोई स्कैंडलस या ऑब्सीन मैटर है, या जिसकी प्रोटेक्शन जो है कोर्ट भी नहीं देता, जिसकी प्रोटेक्शन जो है कोर्ट भी नहीं देता, या ऐसा कोई नाम जो जेनरिक नेम है, ठीक है, जेनरिक नेम है या जेनरिक इंडिकेशन है, या जिसकी मतलब जिस देश की ओरिजिन है, ठीक है, जिस देश से प्रोडक्ट ओरिजिन हुआ है, ठीक है, वहीं इसको प्रोटेक्शन नहीं मिलती, या डिसयूज हो चुका है, यानी कि वहाँ पे यूज़ होना ही बंद हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से, और यानी कि लास्ट था जो फॉल्सली रिप्रेजेंट करता टू द पर्सन, वही दिखाते हैं कि हाँ भी ये हमारी गुड्स है बट उनकी है नहीं ये। ठीक है, तो जैसे ऑथराइज यूजर्स जो है उनका ही नहीं आता पता, जैसे मान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था एफ वाला, कि हाँ जी जो जेनरिक नेम या इंडिकेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो जेनरिक नेम और इंडिकेशन क्या है, कहते हैं इन रिलेशन टू द गुड्स मीन्स द नेम ऑफ गुड्स विच ऑल्दो रिलेट्स टू द प्लेस और रीजन वेयर द गुड्स वर ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड हैज लॉस्ट इट्स ओरिजिनल मीनिंग। जिस एरिया से कहते हैं गुड्स ओरिजिन हुई, ठीक है, बिलोंग करती है, तो वहाँ पे इसका जो ओरिजिनल मीनिंग है वही लॉस्ट हो चुका है, एंड हैज बिकम द कॉमन नेम ऑफ सच गुड्स एंड सर्व्स एज ए डेजिग्नेशन फॉर द और इंडिकेशन ऑफ द काइंड, नेचर, टाइप और अदर प्रॉपर्टी और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड्स। यानी जिसका देखो जो ओरिजिनल मीनिंग था, गुड्स है उसका एक ओरिजिनल मीनिंग ही लॉस्ट हो चुका है, और ये गुड्स का एक कॉमन नेम बन चुका है। अब वो गुड्स का एक कॉमन नेम बन चुका है, अब आप कहते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है एक ज्योग्राफिकल एरिया में, तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, फिर कहते हैं कि हाउएवर डिटरमाइनिंग वेदर द नेम हैज बिकम जेनरिक, तो किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ फैक्टर्स इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग सिचुएशन इन द रीजन और प्लेस इन विच द नेम ओरिजिनेट्स एन एरिया ऑफ द कंजम्पशन ऑफ गुड्स। ठीक है, जहाँ से वो गुड्स जनरेट ओरिजिनेट हुई हैं, तो उस एरिया की क्या सिचुएशन है, प्लेस की क्या सिचुएशन है, या गुड्स की कंजम्पशन कहाँ होती है इसकी। ठीक है जी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्या हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, सेक्शन नंबर 8। अब यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करवानी है उसके लिए नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है, ठीक है, कि एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना है, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में एप्लीकेशन लगानी है, प्रिस्क्राइब्ड फीस पे करनी है, जो रजिस्ट्रार है उसके पास एप्लीकेशन लगाएंगे। ठीक है, जो रजिस्ट्रार है वो एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स करेगा। ठीक है भी, हाँ भी ये एक क्लासिफिकेशन होता है कि कोडिंग होता है, जैसे तो क्या कोड देना उस गुड्स को, ठीक है, उस हिसाब से। अब जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है उसके अलावा एक जो अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स है वो उसमें एंट्री करता है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल एक इंडेक्स होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का, उसमें वो एंटर करेगा रजिस्ट्रार। अब जो भी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग या अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्सिंग के रिगार्डिंग जो भी रजिस्ट्रार का डिसीजन है वो फाइनल होता है। आई रिपीट ऑल दिस पॉइंट्स। पहला जो रजिस्ट्रार है उसके पास ये एप्लीकेशन जाएगी, एप्लीकेशन जो है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जाएगी, प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ जाएगी। अब रजिस्ट्रार सारा कुछ चेक करेगा, वो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स करेगा क्या, और जो अल्फ़ाबेटिकल एक इंडेक्स होता है उसमें वो पब्लिश करेगा इसमें। ठीक है, इसके बाद भी हम एक प्रोसीजर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए कोई भी जैसे पब्लिश जब होता है, ठीक है, एक तो पब्लिकेशन होता है, तो इसको अपोज भी किया जा सकता है भी हाँ भी ये तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पब्लिश ही नहीं हो सकता, तो अपोज करने की भी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है रजिस्ट्रार के पास। तो रजिस्ट्रार चेक करता है कि जो अपोजिशन टू सच ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है वो वैलिड है कि खाली अभी परेशान किया जा रहा है। उसके बाद क्या है कि जब देखा भी हाँ भी ये जो अपोजिशन है इनवैलिड है, तो उसके बाद जो रजिस्ट्रार है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को रजिस्टर कर देता है। ठीक है, आइए इसमें 3-4 अलग अलग पॉइंट्स हैं वो सारे डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बट एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है, उसको हमने अच्छे से समझना बेटा। ठीक है, क्या होता है रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार। A geographical indication may be registered in respect of any or all of the goods comprised in such class of goods। अब एक क्लास ऑफ गुड्स है, ठीक है, हम बता रहे हैं कि पर्टिकुलर क्लास है, इसमें 4 प्रकार की गुड्स है। अब हो सकता है कि रजिस्ट्रार 3 को रजिस्टर करे, चौथी को ना करे। ठीक है, तो कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मे बी रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी और ऑल ऑफ द गुड्स कंप्राइज इन सच क्लास ऑफ गुड्स। तो एक क्लास ऑफ गुड्स है,
ठीक है, एक क्लास है, क्लास ऑफ गुड्स है, उसमें मान लीजिए नंबर ऑफ गुड्स है। ठीक है, अब हो सकता है कि रजिस्ट्रार इन सभी नंबर ऑफ गुड्स को रजिस्टर कर दे, या किसी को करे किसी को ना करे, और वो प्रॉपर रीजनिंग के साथ होता है, प्रॉपर प्रोसीजर के साथ होता है। ठीक है, एज मे बी क्लासीफाइड बाय ए रीजन और लोकेलिटी। ठीक है, अब वो जो गुड्स हैं वो क्लासीफाइड होती हैं, क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल इंडिकेशन पर्टिकुलर लोकेलिटी या रीजन इन दैट टेरिटरी, एज द केस में बी, बाय द रजिस्ट्रार एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डेफिनेट टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। वो पर्टिकुलर डेफिनेट टेरिटरी ऑफ कंट्री होना चाहिए, कोई इमेजिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप इमेजिनेशन बेसिस पे नहीं कह सकते कि हाँ जी ये नाम रख दो, इस एरिया का नाम रख दो, ऐसा नहीं। ठीक है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, रजिस्ट्रार शैल क्लासीफाई द गुड्स इन द अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स फॉर द पर्पसेज ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर जोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, तो इसको इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स करना है, ताकि कल को क्या है कि प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल सके इंटरनेशनल लेवल पे। पब्लिकेशन ऑफ अल्फाबेटिकल इंडेक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, रजिस्ट्रार में पब्लिश इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, हम पढ़ेंगे क्या प्रोसीजर होता है पूरा। ठीक है, इन द अल्फाबेटिकल इंडेक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब डिसीजन जो है रजिस्ट्रार का वो सब फाइनल होगा कि कैसे क्या इसका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन करना है, पब्लिकेशन के रिगार्डिंग हो गया, ये डिसीजन जो है रजिस्ट्रार का दैट इज फाइनल। ठीक है, एनी क्वेश्चन अराइजिंग टू द क्लास, एनी क्वेश्चन अराइजिंग एज टू द क्लास विद इन विच एनी गुड्स फॉल, कि किस क्लास में ये गुड्स फॉल करती हैं। ठीक है, या डेफिनेट एरिया में इन रिस्पेक्ट ऑफ विच जोग्राफिकल इंडिकेशन is to be registered, or where any goods are not specified in the alphabetical index of goods published shall be determined by the registrar whose decision in the matter shall be final। ठीक है, तो किस क्लास में ये गुड्स फॉल करती हैं, ठीक है, तो किस अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स में इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करेगा, रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार का डिसीजन शैल बी फाइनल। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो जानी है रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार क्या है कि सभी के सभी जो उस पर्टिकुलर क्लास में गुड्स आ रही हैं उसको, या फिर किसी एनी ऑफ द दैट क्लास गुड्स को क्या है कि वो रजिस्टर कर सकता है, और उसका जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स करेगा, ठीक है, और अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स के अकॉर्डिंग पब्लिश करेगा, और जो इसका डिसीजन है रिगार्डिंग अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स में पब्लिकेशन का या इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का, वो सब फाइनल है बेटा। ठीक है ना, आई होप कि आपको समझ आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया कि 2-3 कॉन्सेप्ट है इसी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, तो आपको पूरा 5 मिनट दीजिए, सब याद हो जाएगा। एक तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, अब उसके आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं। अब ये एप्लीकेशन जो लगानी है सेक्शन 11 में रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, एप्लीकेशन लगानी है रजिस्ट्रार को, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रिस्क्राइब्ड फीस वगैरह। ठीक है, तो लगाएगा कौन, एनी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग प्रोड्यूसर्स डिजायरिंग टू रजिस्टर ए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मस्ट अप्लाई इन राइटिंग टू रजिस्ट्रार। तो यहाँ पे एप्लीकेशन कौन लगा रहा है, उस एरिया में जो लोग काम करते हैं। ठीक है, तो वो एक एसोसिएशन हो गई या कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो जैसे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो प्रोड्यूसर्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने क्या बना रखी है, एक एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन जो भी है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन जो रिप्रेजेंट करती है इन प्रोड्यूसर्स को, तो वो एप्लीकेशन लगाती है किसको, रजिस्ट्रार को। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ। ठीक है, जो प्रोड्यूसर्स हैं उस पर्टिकुलर गुड्स के, ठीक है, उन्होंने उनकी एक एसोसिएशन है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो आगे एप्लीकेशन लगाती है किसको, रजिस्ट्रार को। एप्लीकेशन किसको लगा रही है, रजिस्ट्रार। ठीक है, फिर कहते थे एप्लीकेशन में पूरी डिटेल होनी चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड explanation of how the geographical indication signifies origin and specific quality reputation और characteristics, मतलब जिस बेसिस पे जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर होगा वो बेस को प्रूव करना है, कि एक्सप्लेन करना है कि किस प्रकार से जो जोग्राफिकल इंडिकेशन है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे गुड्स को, जिसकी एक ये पर्टिकुलर क्वालिटी है, ये पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ये इसका पर्टिकुलर क्या है, रेपुटेशन है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ द जोग्राफिकल इंडिकेशन सिग्निफाइज ऑरिजिन and specific quality, reputation or characteristics due to the geographical environment and production in the concerned territory, region और locality। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एरिया की ना जो जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, नेचुरल जो एनवायरनमेंट है, कुदरती जो एनवायरनमेंट होता है, पर्यावरण टाइप। ठीक है, तो वहाँ का ऐसा है कि वहाँ पे ना आम की फसल बहुत अच्छी होती है, मैंगो की। ठीक है, तो वहाँ का जो मैंगो है बहुत टेस्टी होता है, वो यमी होता है।
ठीक है। अब वो जो मतलब आम पैदा होता है पूरे देश में कहीं और नहीं मिलता वो, ठीक है। तो उसको उस एरिया में जो लोग बना मतलब कि पैदा करते हैं आम, प्रोडक्शन करते हैं उसकी, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक एसोसिएशन बना ली, ठीक है, एसोसिएशन फॉर मैंगो ग्रोवर्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो ठीक है, वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं रजिस्ट्रार को और बताएंगे कि यहाँ पे इस ये जो आम की क्वालिटी है केवल हमारे ही एरिया से ये बिलोंग करती है, इसके ये एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे यहाँ के आम के, इसमें ये खास फीचर्स होते हैं, इसको जिससे क्या है कि इस आम को बाकी जो देश में आम पैदा होते हैं उससे क्या है कि डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, ठीक है ना। ऐसे क्लास ऑफ गुड्स टू विच द जोग्राफिकल इंडिकेशन अप्लाइज, सब बताना है। तो पहले तो बता दिया कि हम भी एक्सप्लेन किया कि कैसे ये जो जोग्राफिकल इंडिकेशन है ये सिग्निफाई करता है हमारी जो गुड्स की क्वालिटी है, रेपुटेशन है, उसका जो करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। दूसरा, ये किस क्लास ऑफ गुड्स में ये फॉल करती है हमारी जोग्राफिकल इंडिकेशन, तो विच जोग्राफिकल इंडिकेशन अप्लाइज। और जोग्राफिकल मैप देना है रेलिवेंट टेरिटरी का, अभी ये पर्टिकुलर एरिया है, ऐसे ऐसे ये फैला हुआ है। डिटेल्स ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन अपेयरेंस, वर्ड्स, फिगरेटिव एलिमेंट्स या बोथ, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोड्यूसर्स इंटेंडेड फॉर इनिशियल रजिस्ट्रेशन विद जोग्राफिकल इंडिकेशन, तो जो प्रोड्यूसर स्टार्टिंग में जो रजिस्टर होना चाहते हैं यानी जिसको हम बोलेंगे बाद में ऑथराइज यूजर्स, ठीक है। एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स, फिर है कि सिंगल एप्लीकेशन लगाई जा सकती है डिफरेंट क्लासेज ऑफ गुड्स के लिए। अभी हमने क्या किया था, जैसे रजिस्ट्रार है तो एक पर्टिकुलर क्लास में जितनी गुड्स आ रही हैं सबको रजिस्टर कर सकता है, या उनमें से किसी एक को या दो को ऐसे कर सकता है, एनी ऑफ दैट गुड्स फॉलिंग इन दैट क्लास। अब कहते हैं कि कई बार मल्टीपल क्लासेज की भी लगाई जा सकती है। पहले तो एक क्लास था उसमें मल्टीपल गुड्स थी, अब क्लासेज भी अलग अलग, तो वो भी लगाई जा सकती है, ठीक है। पर ये कि फीस जो है हर एक क्लास की अलग अलग लगेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया है तो वहाँ 3 प्रोडक्ट हैं, साड़ी है, खास साड़ी है वहाँ पे, बंगाल रसगुल्ला है वहाँ का मान लीजिए कुछ, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, चाय है वहाँ की, टी। ये पर्टिकुलर ये क्लास ही अलग होगी, ये क्लास 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये क्लास से डिफरेंट होगी, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप की साड़ीज होंगी, ऐसा। सिंगल एप्लीकेशन कैन कवर मल्टीपल क्लासेज ऑफ गुड्स विद फीस एप्लीकेबल टू ईच क्लास, तो सिंगल एप्लीकेशन में आप मल्टीपल क्लासेज ऑफ गुड्स की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, बट फीस हर एक क्लास की अलग पे करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है फाइलिंग लोकेशन, shall be filed in the geographical indication registry office within the territorial limits of relevant territory, region और locality। तो जिस जोग्राफिकल एरिया की ये गुड्स हैं, जिस जोग्राफिकल रीजन की या लोकेलिटी की ये गुड्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ का जो उस जुरिडिक्शनल जो रजिस्ट्री होगी वहाँ की जो भी जोग्राफिकल इंडिकेशन की जो रजिस्ट्री होगी, यानी वहाँ का जो रजिस्ट्रार होगा, ठीक है, जिसके पास ये रजिस्ट्रेशन होती हैं, तो उसको एप्लीकेशन लगाई जाएगी। अब रजिस्ट्रार पूरी आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा एज पर द रिलेवेंट प्रोसीजर्स, ठीक है। और रजिस्ट्रार जो है रिफ्यूज़ कर सकता है आपकी एप्लीकेशन को, एक्सेप्ट कर सकता है या कंडीशनली एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल या कंडीशनल एक्सेप्टेंस रिटर्न रीज़न दिए जाएंगे और मटेरियल यूज एंड डिसीजन विल बी प्रोवाइडेड, भी क्या रीज़न है जिसके कारण से हमने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है या फिर हम एक्सेप्ट करते हैं, बट ये कंडीशंस हैं, ठीक है। तो आपको समझ आया कुछ, बहुत सिंपल है प्रोसीजर। तो हमने जो एप्लीकेशन लगानी है रजिस्ट्रेशन ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन की, ये लगानी हमने रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार कौन सा, जो एक जुरिडिक्शन है, लोकेलिटी है, एरिया है, रीजन है, वहाँ की जो जोग्राफिकल इंडिकेशन की रजिस्ट्री होगी उसके पास लगानी है एप्लीकेशन, वहाँ हमने एप्लीकेशन लगानी है। आप जो एप्लीकेशन लगाई है ये हो सकता है सिंगल क्लास ऑफ गुड्स की हो सकता है मल्टीपल क्लास की गुड्स, मल्टीपल क्लास ऑफ गुड्स की हो, या मल्टीपल क्लास ऑफ गुड्स की ये, ठीक है, एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे हर एक क्लास की अलग से फीस पे की जाएगी, ठीक है। अब जो रजिस्ट्रार है वो आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करता है, एग्जामिन करने के बाद वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है या कंडीशनली एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो रिजेक्ट करेगा या कंडीशनली एक्सेप्ट करेगा तो विद रीजंस करेगा और साथ में आपको रिटर्न में मटेरियल भी देगा कि क्या कारण थे, इन कारणों से हमने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है या एक्सेप्ट किया है, बट सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस। आई होप आपको क्लैरिटी हो रही होगी। नेक्स्ट भी इसी तरह का ही है कॉन्सेप्ट, रिव्यू रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग ही है, ठीक है। अब आपने एप्लीकेशन लगाई थी, ठीक है, सारा कुछ आपकी एप्लीकेशन जा चुकी है, ठीक है, सेक्शन 11 में। तो उसी का आगे एक्सटेंशन है ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार, ठीक है। तो आपने जब एप्लीकेशन लगाई है रजिस्ट्रेशन के लिए जोग्राफिकल इंडिकेशन की और वो एक्सेप्ट हो जाती है, एंड आइदर द एप्लीकेशन हैज़ नॉट बीन अपोज्ड, एक्सेप्ट कब होगी, या तो आपकी एप्लीकेशन को किसी ने अपोज ही नहीं किया या अपोज करने का टाइम ही बीत गया, ठीक है,
इसने अपोज किया ही नहीं है, ठीक है, या अपोज करना किया पर टाइम के बाद किया, या फिर अपोज तो किया बट आपकी जो किसी ने अपोज किया उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया रजिस्ट्रार ने, ठीक है। तो उसके बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा, एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा भाई, ठीक है। व्हेन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड एंड आइदर application has not been opposed and the time for notice of opposition has expired or the application has been opposed, opposition has been decided in favor of applicant, ठीक है। या तो किसी ने अपोज किया ही नहीं है या अपोज किया था बट वो अपोजिशन फेल हो गया, यानी कि जो एप्लीकेंट था जिसने एप्लीकेशन लगा रखी है तो उसकी फेवर में डिसीजन चला गया, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा। रजिस्ट्रार शैल अनलेस द सीजी अदरवाइज डायरेक्ट्स, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और कह दे तो अलग बात है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट टांग अड़ाए कुछ और बोले तो एक अलग चीज़ है, नहीं तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, जो भी उस एप्लीकेशन में जो ऑथराइज यूजर्स थे, जो भी एप्लीकेशन में जो मेंशन किए गए थे भी ये ऑथराइज यूजर्स हैं, तो उनको भी रजिस्टर्ड कर देगा भी हाँ भी ये बंदे क्या हैं कि ये ऑथराइज यूजर हैं इस पर्टिकुलर जोग्राफिकल इंडिकेशन के। और ध्यान ये रखिएगा कि ये एप्लीकेशन की जो वैलिडिटी कब से स्टार्ट होती है, तो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो वैलिड होती है 10 साल के लिए होती है, पढ़ेंगे हम आगे जाके, ठीक है। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन 10 ईयर्स के लिए वैलिड होती है। अब क्वेश्चन ये है कि कब से वैलिड होगी, ये वैलिड होती है जब एप्लीकेशन लगाई थी, एप्लीकेशन आज लगाई, रजिस्ट्रेशन 10 दिन के बाद हुई है, 3 महीने के बाद हुई है, 10 महीने के बाद हुई है, टाइम बहुत लगता है, बट ये वैलिड कब से मानी जाती है, अगर ये अप्रूव हो जाती है एप्लीकेशन जिस दिन एप्लीकेशन लगाई थी, तो डेट ऑफ एप्लीकेशन से ये फाइनल मानी जाती है, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा, रजिस्ट्रार शैल अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट, अगर सेंट्रल में गवर्नमेंट कुछ और कह दे तो वैसा होगा, नहीं तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्टर करेगा जोग्राफिकल इंडिकेशन को एंड ऑथराइज यूजर को इफ एनी उसी एप्लीकेशन में है तो, नहीं तो बाद में, ठीक है, पहले जोग्राफिकल इंडिकेशन को रजिस्टर कर दिया, बाद में जो ऑथराइज जो यूजर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन अलग से करवाई जा सकती है। मेंशन इन द एप्लीकेशन एंड जोग्राफिकल इंडिकेशन एंड द ऑथराइज यूजर्स व्हेन रजिस्टर्ड shall be registered as of the date of making of the said application and that date shall subject to the provisions of section 84 be deemed to be the date of registration, ठीक है। तो रजिस्ट्रार जो है वो रजिस्टर करेगा, ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेशन को प्लस ऑथराइज यूजर को, अगर उस एप्लीकेशन में कुछ मेंशन किया गया था तो, और जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है उसी को क्या मान लिया जाएगा, डीम टू बी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन बेशक बाद में हुई है बट ये माना जाएगा रजिस्ट्रेशन उसी डेट से इफेक्टिव है जिस दिन एप्लीकेशन आई थी, ठीक है। अब क्या है, इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, आप ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर देगा रजिस्ट्रार, ठीक है जी, एप्लीकेंट को प्लस जो जो भी ऑथराइज यूजर्स हैं उनको, ठीक है। ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रार शैल इशू ईच टू द एप्लीकेंट एंड द ऑथराइज यूजर्स, उस एप्लीकेशन में जो एप्लीकेंट है उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन का, प्लस जो जो ऑथराइज यूजर्स है सबको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है, इफ रजिस्टर्ड विद द जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। उस जियोग्राफिकल इंडिकेशन की एप्लीकेशन में अगर जो ऑथराइज यूजर्स हैं उसके नेम मेंशन थे तो उनको भी फिर ये, ठीक है, एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। ए सर्टिफिकेट इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, प्रिस्क्राइब मतलब प्रिस्क्राइब्ड एज पर रूल्स होता है, आपको पता ही है, ठीक है। ए सर्टिफिकेट इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑफ द रजिस्ट्रेशन देयर ऑफ सील्ड विद द सील ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, तो जो रजिस्ट्रार है यहाँ पे, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, अपनी जो कॉमन सील होती है, एक स्टैंप होती है, वो लगा के साइन करके दे देगा, ठीक है। अबेंडनिंग ऑफ एप्लीकेशन, अब मान लो आपने एप्लीकेशन तो लगा ली, ठीक है, तो कुछ डॉक्यूमेंट रह गए, कुछ डिफ़ॉल्ट था आपकी एप्लीकेशन में, तो 12 महीने तक आपने वो डिफ़ॉल्ट सही नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन अबेंडन हो जाएगी। बट इसमें एक चीज़ है कि हाँ भी रजिस्ट्रार ऐसे नहीं कि अबेंडन कर देगा, रजिस्ट्रार पहले एक नोटिस भेजेगा भाई कारण बताओ तुम्हारी एप्लीकेशन को क्यों ना अबेंडन कर दिया जाए। अगला कोई जेन्युइन रीज़न बता देता है तो ठीक है, फिर वो नोटिस में एक टाइम मेंशन कर देता है कि ठीक है आप जो ये रिक्वायरमेंट है जो डिफ़ॉल्ट है इसको सही कर दो इस पर्टिकुलर टाइम में, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन अबेंडन हो जाएगी। अबेंडन मतलब ख़त्म, डंप हो जाएगी। Where the registration of a geographical indication is not completed within 12 months from the date of application by reason of default on the part of applicant, ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन है कंप्लीट नहीं की 12 महीने के अंदर, एप्लीकेशन लगाने के 12 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, एप्लीकेशन जब लगाई है उसके 12 महीने के अंदर अंदर विद इन 12 मंथ्स आप क्या करो, इसको कंप्लीट करो। अगर कंप्लीट नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन अबेंडन कर दी जाएगी, ठीक है। रजिस्ट्रार में आफ्टर गिविंग नोटिस टू द एप्लीकेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, प्रिस्क्राइब्ड समझती हैं यानी एज पर रूल्स, ठीक है,
treat the application as abandoned unless it is completed within the time specified in that behalf in the notice। ठीक है, नोटिस भेज दिया, ठीक है, नोटिस में चलो मान लो टाइम दे दिया, तो उस टाइम के बीच में भी अगर ना किया, ठीक है, कंप्लीट ना किया एप्लीकेशन, तो फिर रिजेक्ट। ठीक है, अमेंडमेंट इन द रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रार जो है रजिस्टर में या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट कर सकता है जहाँ पे कोई क्लरिकल एरर है या ऑब्वियस मिस्टेक है। कुछ एरर्स होती हैं ऑन द अपरेंट होती है, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड, तो उनको क्या है कि ये क्लरिकल एरर है, इसको क्या है कि फिर रेक्टिफाई किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट ऐसे ही जो हम पढ़ के आए हैं सारा वही कुछ है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जो गाइड है ऑन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है बेटा प्रोसीजर। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं मैंने बताया कि उसी की डिटेल में प्रोसीजर है। तो अब स्टेप्स क्या हैं, तो स्टेप्स यही, जैसे पहले तो एप्लीकेशन लगा दी हमने। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पहले एप्लीकेशन लगाई, एप्लीकेशन गई, ठीक है, अब उसको अपोज भी किया जा सकता है। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, इसको एग्जामिन करेगा। ठीक है, उसके बाद जो हमने डिस्कशन किया है उसी का पार्ट अब यहाँ पे डिस्कस होगा। ठीक है, कंक्लूजन वही निकलेगा जो हमने अब तक पढ़ा है। चलिए देखिए, पहले है कि हमने एप्लीकेशन सबमिट की। पहले चेक कीजिए कि इंडिकेशन कम्स विद इन द एम्बिट ऑफ डेफिनेशन ऑफ ए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। कहीं ऐसा ना हो इतनी मेहनत की जाए, पैसे जमा कराए जाएँ, टाइम लगाया जाए, तो बाद में पता लगे कि हाँ भी जो इंडिकेशन है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में ही कवर नहीं हो रहा। ठीक है, तो एप्लीकेशन कौन लगा सकता है, हमने देखा कि जो एसोसिएशन है या ऑर्गेनाइजेशन है प्रोड्यूसर की या मैन्युफैक्चरर की, वो एप्लीकेशन लगाती है। ठीक है, उनके बिहाफ पे द एसोसिएशन ऑफ पर्सनस या प्रोड्यूसर्स और एनी ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी शुड represent the interest of producers of the concerned goods and should file an affidavit how the applicant claims to represent their interest। ठीक है, तो यानी यहाँ पे जो एप्लीकेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई एसोसिएशन है, उन प्रोड्यूसर के या मैन्युफैक्चरर के जो इंटरेस्ट को क्या है रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब एप्लीकेशन जो है ट्रिप्लीकेट में होनी चाहिए, 3 कॉपीज यानी कि लगानी है, और ये साइंड बाय द एप्लीकेंट हो या उसके एजेंट के द्वारा, एंड मस्ट बी अकम्पनीड बाय स्टेटमेंट ऑफ केस। भी कैसे ये हमारा जो इंडिकेशन है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में फॉल करता है और इसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। डिटेल्स ऑफ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स एंड हाउ दो स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ क्वालिटी है, ठीक है, कुछ इसकी इमेज है, कुछ रेपुटेशन है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या जो इमेज वगैरह जो भी है स्टैंडर्ड्स हैं, हम इसको कैसे मेंटेन करके रखा हुआ है और कैसे आगे करेंगे। 3 सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द मैप ऑफ द रीजन। अब जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है उसकी रजिस्ट्रेशन होनी है, तो हमने उस एरिया का मैप देना है, उस रीजन का मैप टू विच ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रिलेट्स। डिटेल्स ऑफ इंस्पेक्शन स्ट्रक्चर इफ एनी टू रेगुलेट द यूज ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन द टेरिटरी टू विच इट रिलेट्स। तो हमारा इंस्पेक्शन स्ट्रक्चर क्या होगा, कल को हम ये कैसे पता लगाएंगे कि हमारे कहीं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो कैसे हम क्या है कि इसको इंश्योर कर पाएंगे कि इसकी कोई वायलेशन नहीं हो रही। ठीक है, तो हमारा इंस्पेक्शन स्ट्रक्चर क्या है। गिव डिटेल्स ऑफ ऑल द एप्लीकेंट, या फिर जो रजिस्ट्रार है वो कैसे इंस्पेक्ट कर पाएगा। ठीक है, कि कल को जो यूज जो है जीआई का उसको रेगुलेट किया जा सके। गिव डिटेल्स ऑफ ऑल द एप्लीकेंट टुगेदर विद द एड्रेस। ठीक है, तो हमने जो भी एप्लीकेंट है, ठीक है, सबकी एक डिटेल देनी है टुगेदर विद द एड्रेस इफ देयर इज लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, और कलेक्टिव रेफरेंस टू ऑल द प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स मे बी मेड इन एप्लीकेशन एंड GI if registered will be indicated accordingly in the register। कहते हैं कि जहाँ पे मान लीजिए लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स या कलेक्टिव रेफरेंस दी गई है ऑल प्रोड्यूसर को, ठीक है, कि हाँ भी इतने सारे बंदे हैं ये इस गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये 100 लोग हैं जो इस गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ठीक है हम वो रेफरेंस दे सकते हैं। तो जो जब रजिस्टर्ड होगी, अगर रजिस्ट्रेशन हो जाती है इसकी, ठीक है, विल बी इंडिकेटेड अकॉर्डिंगली कि हाँ जी ये जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, ये जो जितने भी एप्लीकेंट थे, ठीक है, इनको रेफर करेगा ये। ठीक है, यानी इनके नाम पे ये सब क्या है, ऑथराइज यूजर्स हैं। चलिए, प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी एंड एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनर्स जो है विल स्क्रूटनाइज द एप्लीकेशन फॉर एनी डेफिशिएंसीज। एप्लीकेंट शुड विद इन 1 month ऑफ द कम्युनिकेशन इन दिस रिगार्ड रेक्टिफाई द सेम। ठीक है, जो एग्जामिन होगा, अब एग्जामिनेशन होगा एप्लीकेशन का, जो भी कमियाँ कम्युनिकेट की जाएंगी, ठीक है, जो एप्लीकेंट है उसको कम्युनिकेशन के 1 महीने के अंदर उस जो एरर्स हैं, कमियाँ हैं, उसको रेक्टिफाई करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है कंसेंट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ केस इज असेस्ड बाय कंसल्टेटिव कंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द केस। अब जो स्टेटमेंट ऑफ द केस फाइल किया गया था विद रजिस्ट्रार, ठीक है, उसको असेस किया जाएगा बाय द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स वेल वर्स्ड ऑन द सब्जेक्ट। ठीक है, तो यानी कि जो रजिस्ट्रार है वो कंसल्टेशन लेता है
जो कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स हैं उनसे कि हाँ जी जो स्टेटमेंट ऑफ केस है कि हाँ भी जिसके बेस पे ये रजिस्ट्रेशन ग्रांट की जाए, उनके कंटेंट को वो असेस करते हैं कि हाँ जी ये कंटेंट बिल्कुल बेस्ड इसके बेस पे रजिस्ट्रेशन ग्रांट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इट इज़ अ वी केस ऑफ रजिस्ट्रेशन और नॉट, इसकी रजिस्ट्रेशन करें या ना करें। ही विल असर्टेन द करेक्टनेस ऑफ द पर्टिकुलर्स फर्निश्ड। ठीक है, अब जो एग्जामिनर है उसकी जो करेक्टनेस है उसको एग्जामिन करेगा। ठीक है, जो पर्टिकुलर सबमिट किए गए हैं, और उसके बाद क्या है कि जो एग्जामिनर अपनी एक रिपोर्ट इशू कर देगा। ठीक है, और फिर कहते हैं कारण बताओ नोटिस। जहाँ पे रजिस्ट्रार को कोई लगता है कि कुछ ऑब्जेक्शन है किसी चीज़ एप्लीकेशन में, तो कम्युनिकेट करेगा भी ये मेरा ऑब्जेक्शन है। अब एप्लीकेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पे क्या है कि वो 2 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, या अप्लाई करे कि मेरी सुनवाई की जाए। ठीक है, मैं अपनी बात को आपके पास पेश होकर रखना चाहता हूँ। द डिसीजन विल बी ड्यूली कम्युनिकेटेड। इफ द एप्लीकेंट विशेज टू अपील ही मे विद इन 1 मंथ मेक ए रिक्वेस्ट। ठीक है, डिसीजन जो है वो कम्युनिकेट होना चाहिए, ड्यूली कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर एप्लीकेंट जो है अपील करना चाहता है तो ही मे विद इन 1 मंथ मेक ए रिक्वेस्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट है, रजिस्ट्रार इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू विदड्रॉ एन एप्लीकेशन इफ इट इज एक्सेप्टेड इन एरर आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो कहते हैं कि मान लो अब एप्लीकेशन आ गई, तो जो रजिस्ट्रार है वो भी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है अगर उसको लगता है कि ये जो एक्सेप्ट हो तो गई थी, एप्लीकेशन रिजेक्ट होनी चाहिए थी पर गलती से एक्सेप्ट हो गई है। ठीक है, तो बट एक मौका जरूर देगा, सुनवाई का मौका देगा। ठीक है, पब्लिकेशन इन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जनरल। एवरी एप्लीकेशन विद इन 3 months ऑफ एक्सेप्टेंस शैल बी पब्लिश्ड इन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जनरल। तो अलग से जर्नल पब्लिश होती है सरकारी, इसमें क्या है कि जो जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पब्लिश होती हैं फाइनल होती है उसमें आता है। ठीक है, पब्लिश की जाती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जर्नल में। अपोजिशन टू रजिस्ट्रेशन, एनी पर्सन कैन फाइल ए नोटिस ऑफ अपोजिशन विद इन 3 months एक्सटेंडेबल बाय अनदर मंथ ऑन द रिक्वेस्ट विच हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर 3 months। तो 3 महीने के अंदर कोई बंदा अपोज करना चाहे इस रजिस्ट्रेशन को, ठीक है, अपोज कर सकता है। तो टाइम 1 महीने तक का एक्सटेंड भी हो सकता है, पर यह कि जो एक्सटेंशन के लिए टाइम मांगना है वो 3 महीने पूरे होने से पहले मांगना है, यानी कि 3 महीने पूरे हो गए फिर खड़े हो जाओ तुम। ठीक है, अपोजिंग द GI एप्लीकेशन पब्लिश्ड इन द जर्नल। रजिस्ट्रार शैल सर्व ए कॉपी ऑफ द नोटिस ऑन द एप्लीकेंट। ठीक है, अब जो देखो किसी ने अपोज कर दिया रजिस्ट्रार को, कहा कि हाँ भी नहीं जी ये तो रजिस्ट्रेशन होनी नहीं चाहिए, तो रजिस्ट्रार फिर जो एप्लीकेंट था उसको भेजेगा ये नोटिस कि हाँ जी ऐसे अपोजिशन आया है। विद इन 2 months द एप्लीकेंट शैल सेंड ए कॉपी ऑफ द काउंटर स्टेटमेंट। ठीक है, अब जो एप्लीकेंट है जवाब देगा भी ये पोस्ट कर रहा है बट गलत बेस पे कर रहा है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इफ़ ही डज नॉट डू दिस ही शैल बी डीम टू हैव अबेंडन। अगर अपोजिशन किया है किसी ने, तो अपोजिशन का के बाद रजिस्ट्रार ने नोटिस भेजा एप्लीकेंट को, एप्लीकेंट अगर कोई जवाब ही नहीं देता 2 महीने के अंदर, ठीक है, तो फिर उसकी एप्लीकेशन अबेंडन कर दी जाएगी। ठीक है, अगर वो काउंटर स्टेटमेंट भेजता है, जवाब देता है, तो रजिस्ट्रार इसका जवाब जो है जो इसने अपोज किया था उसको भेजेगा, भैया तूने ये अपोज किया था, हमने नोटिस भेजा था एप्लीकेंट को, एप्लीकेंट का ये जवाब आया, अब तू दे जवाब। ठीक है, तो ऐसे। ठीक है, इफ़ ही डज नॉट डू दिस ही शैल बी डीम टू हैव अबेंडन हिज एप्लीकेशन। 2 महीने के अंदर अगर वो जवाब नहीं देता, ठीक है, तो फिर द काउंटर स्टेटमेंट हैज़ बिन फाइल्ड। जहाँ एप्लीकेंट ने जवाब दे दिया 2 महीने के अंदर, तो रजिस्ट्रार जो है फिर वो जो पर्सन जो अपोज कर रहा था, अपोजर था, उसको वो इंटीमेट करेगा ये जवाब आया है। Thereafter, both sides will lead their respective evidences by way of affidavit and supporting documents। तो दोनों साइडें फिर लड़ाई करती रहेंगी, अपने अपने एविडेंस देगी। ठीक है, सपोर्टिंग एविडेंस देगी, फिर फाइनल जो है डेट फिक्स की जाती है हियरिंग की। ठीक है, रजिस्ट्रेशन वेयर एप्लीकेशन फॉर GI हैज बीन एक्सेप्टेड रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इफ रजिस्टर्ड द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन शैल बी डीम टू बी द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो जिस दिन एप्लीकेशन लगाई थी तो उस डेट को ही क्या मान लिया जाएगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, द रजिस्ट्रार शैल इशू टू एप्लीकेंट ए सर्टिफिकेट विद द सील ऑफ द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ये सब पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट है रिन्यूअल। ये वैलिडिटी 10 साल की होती है, रिन्यूअल करवाना चाहें फिर करवा सकते हैं, तो फर्दर 10 साल के लिए हो सकता है। ठीक है, रिन्यूअल फीस पे करनी पड़ेगी। रजिस्टर्ड GI शैल बी वैलिड फॉर 10 years एंड कैन बी रिन्यूड ऑन पेमेंट ऑफ रिन्यूअल फीस। तो रिन्यूअल फीस पे करके आप क्या है रजिस्ट्रेशन फिर आगे एक्सटेंड करवा सकते हैं। एडिशनल प्रोटेक्शन टू नोटिफाइड गुड्स, कहते हैं एडिशनल प्रोटेक्शन दी जाएगी फॉर नोटिफाइड गुड्स इज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। ठीक है, तो एडिशनल प्रोटेक्शन दी जाती है नोटिफाइड गुड्स को, ठीक है, जो एक्ट में नोटिफाई की जाएंगी। अब कोई बंदा अग्रीव्ड है इस बात से, ठीक है, ऑर्डर से या डिसीजन से, तो वो अपील कर सकता है। ठीक है, आगे अपील कर सकता है। ठीक है जी।
एक सेकंड रुकिएगा, चलिए एक सेकंड रुकिए, इसमें पॉइंट था। ठीक है जी, आपको समझ क्या आया? सिंपल। एक एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट कौन है बेटा यहाँ पे? एक ऑर्गेनाइजेशन है। एप्लीकेंट कौन है? एक ऑर्गेनाइजेशन है या एसोसिएशन है जो प्रोड्यूसर के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो एप्लीकेंट एप्लीकेशन किसको लगा रहा है? रजिस्ट्रार को। ठीक है, अब ये जो एप्लीकेशन है, इन द प्रिस्क्राइब्ड फीस है। ठीक है, मैं मोटी मोटी बातें कर रहा हूँ, बाकी आप जब रिवाइज करेंगे तो दिमाग में आपके बैठ जाएगा। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होगा, प्रिस्क्राइब्ड फीस होगी, एंड प्रिस्क्राइब्ड फीस। बाकी की स्टोरी आपको पता ही है। ठीक है, जो एप्लीकेशन है ये एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ गुड्स के लिए लगाई जा सकती है या नंबर ऑफ क्लास ऑफ गुड्स के लिए लगाई जा सकती है। ठीक है, जो पॉइंट्स पढ़े हैं उसको भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, उसको भी ऐड ऑन कर सकते हो। इसी के अंदर लिख सकते हो कि जो एप्लीकेशन है वो एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ गुड्स के लिए लगा सकते हैं या मल्टीपल क्लास ऑफ गुड्स के लिए लगा सकते हैं। बट जहाँ पे जो मल्टीपल क्लास ऑफ गुड्स के लिए एप्लीकेशन लगाई जाएगी तो हर क्लास ऑफ गुड्स के लिए अलग से फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो रजिस्ट्रार जो है अब इसके लिए फिर, ठीक है, एग्जामिनेशन करवाता है। तो एग्जामिनर है, आपने देखा कि इसको एग्जामिन करता है। ठीक है, एग्जामिनेशन की प्रोसेस हमने पढ़ी। तो एग्जामिन करेगा, एग्जामिनेशन में कुछ कमी निकलती है तो आपको इंटीमेट करेगा। तो एग्जामिनर जो है उसका एक रिपोर्ट भेजेगा। ठीक है, रिपोर्ट सबमिट करेगा। ठीक है, एग्जामिनर जो है एक रिपोर्ट सबमिट करता है, तो रिपोर्ट के बेस पे फिर रजिस्ट्रार आगे कंटिन्यू करता है। तो अपोजिशन का टाइम होता है, कोई अपोज करना चाहे तो अपोज कर सकता है। अपोजिशन करता है 3 महीने के अंदर करना पड़ेगा। जब एक जो रजिस्ट्री है, एक जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है, उसमें पब्लिशिकेशन होता है इसका। ठीक है, तो उसमें पब्लिकेशन के 3 महीने के अंदर जो अपोज करना चाहता है कर सकता है। उसके बाद इसका टाइम भी एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर जो अपोजर है वो 3 महीने पूरे होने से पहले अप्लाई करता है अगर, ठीक है, स्टार को, तो फिर 1 महीने के तक की और एक्सटेंशन दी जा सकती है अपोजिशन के लिए। चलो उसने अपोज कर दिया, उसने कुछ एविडेंस दिए, कुछ एफिडेविट दिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि आपने देखा कि जो रजिस्ट्रार है वो इंटीमेट करता है किसको, उसके बाद, ठीक है, एप्लीकेंट को। तो एप्लीकेंट फिर आगे जवाब देता है। ठीक है, 2 महीने के अंदर अगर वो जवाब नहीं देता तो उसकी एप्लीकेशन अबेंडन की जा सकती है। ठीक है, तो चलो उसने जवाब दे दिया, जवाब दे के फिर उसको आगे जो अपोजर था उसको फिर इंटीमेट किया जाता है, नोटिस भेजा जाता है भी ये काउंटर रिप्लाई आया है। तो ऐसे दोनों पक्षों की बातें सुनी जाती हैं और फाइनल जो हियरिंग एक डेट फिक्स की जाती है और फाइनल डिसीजन फिर दिया जाता है। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा भी था कि हाँ जी, जब सारा कुछ फाइनल हो गया, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, ठीक है, तो फिर क्या है कि एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू हो जाता है। जो एप्लीकेंट है उसको जो रिस्पेक्टिव जो नेम थे ऑथराइज यूजर के, उन सबको एक कॉपी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की इशू हो जाती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी थी लास्ट में कि जो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है, जो रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो इफेक्टिव डेट ऑफ जो रजिस्ट्रेशन है दैट इज इक्वल टू इफेक्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो डेट ऑफ एप्लीकेशन को ही क्या मान लिया जाएगा? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आई होप ये आपको जो रजिस्ट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है ये भी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो बच्चों बात क्या होती है कि जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, तो चीज़ें याद हो जाती हैं। अगर हम ये सोचें कि सामने वाला सारा याद करवा दे तो सारा, तो सच बताऊं तो किसी टीचर को भी नहीं याद हो सकता। मैं फैक्चुअल बात बता रहा हूँ कि देखो, जो बच्चा एक पढ़ रहा होता है, जिसने पेपर देने हैं, उसके दिमाग में 24 घंटे टेंशन होती है। वो दिन रात पढ़ रहा होता है कि हाँ जी मुझे पेपर देने हैं। ठीक है, उसको तो अगला पिछला कुछ नहीं याद होता। तो आपको अगला पिछला कुछ याद नहीं है, बट जो टीचर है उसको तो नॉर्मल अपनी लाइफ भी जीनी है। ठीक है, जो स्टूडेंट होता है जब वो पढ़ रहा होता है, जब हम स्टूडेंट थे तो कोई नॉर्मल लाइफ स्टूडेंट की रह नहीं जाती। तो बिल्कुल वो अब नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा होता है टिल एग्ज़ाम। अब जैसे एग्ज़ाम आपने देखा होगा ख़त्म होते हैं तो आप भी किताबें साइड पे रखते हो, चलो यार घूमते हैं। तो हमारी लाइफ में वो अभी नहीं है। ठीक है, वो लग्जरी नहीं है। तो हमें तो पूरा साल काम करना होता है, तो एक बैलेंस मेंटेन करना है। ठीक है, टीचर को भी। तो आप ध्यान रखिए कि आपके एग्ज़ाम है तो आपने अच्छे से जितनी राइटिंग प्रैक्टिस हो सकती है कर करके चलना है, अगर आपको एग्ज़ाम पहली बार में अच्छे से क्लियर करने हैं। ठीक है ना? चलिए बेटा, इस सेक्शन में इतना ही है। नेक्स्ट जो सेक्शन होगा हमारा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, उसमें हम रिमेनिंग पार्ट इस चैप्टर का कवर करेंगे। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, और आई होप कि आपको समझ भी आ रहा होगा। बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी काफ़ी आसान है, कुछ सीजनल पार्ट ही है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या है कि बाकी के चैप्टर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू बेटा।